हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज अपने चालू कर रखी है उसके अंदर 397 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज 397 से आगे करेंगे। एंड पीछे जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ उनमें आपको किसी प्रकार से डाउटफुल लगे तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। एंड वीडियो जो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके अंदर थोड़ा टाइम डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अपडेट करता हूं मैं। तो अभी अपने 1 जून तक क्वेश्चन डिले काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, शायद तक आपको कोई लेक्चर भी ना मिल पाए। उसके लिए आप सबसे सॉरी। और अभी चलते हैं यूट्यूब चैनल पर, ये क्वेश्चन के ऊपर करिए आप यूट्यूब चैनल का वीडियो वॉच एंड अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। 397 वर्ड आपने कर लिया था। आज करते हैं 398 नंबर क्वेश्चन। 5 मेगा रेडियन पर सेकेंड की बैंडविड्थ और 2 मिली हेनरी की प्रेरितव के साथ श्रृंखला अनुनाद सर्किट में प्रतिरोध के मान की गणना करें। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस अपने पास क्या रहेगा। बैंडविड्थ अपने को दे रखी है, बैंडविड्थ को अपने जो क्वालिटी फैक्टर के बारे में जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं। भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्वालिटी फैक्टर के द्वारा बैंडविड्थ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अंततः इस क्वेश्चन में अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है। 5 मेगा रेडियन पर सेकेंड, मेगा का मतलब 10⁻⁻6 रहे। तो यहाँ पर बैंडविड्थ है, इंडक्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ के लिए अपने पास फॉर्मूलाज रहता है। बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू आर अपॉन में एल लिखेंगे। आर अपॉन में एल होगा तो ये रहेगा रेडियन पर सेकंड के अंदर। कई बार क्या क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, आपने जो बैंडविड्थ दी है वो डायरेक्टली हर्ट्ज में दे सकता है। हर्ट्ज में देगा तो अपने ये नहीं लिखना है। हर्ट्ज के लिए फॉर्मूला रहता है आर अपॉन में 2 पाई एल के द्वारा होगा तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी मिलेगी हर्ट्ज में। और ये है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपने पास में ये दिया हुआ है बैंडविड्थ 5 गुना प्लस की पावर 10 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन में इंडक्टेंस कितना है 2 मिली हेनरी। मिली लिखने के बजाय अपने मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख देते हैं। ओके। रेजिस्टेंस को यहाँ पर लेके जाएंगे अब बैंडविड्थ के स्थान पर, और बैंडविड्थ आएगा रेजिस्टेंस के स्थान पर। बैंडविड्थ है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 2 गुणा 10⁻³ मैथमेटिकली एनालिसिस के अनुसार इतना जानते हो आप वैल्यू को। ये वैल्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा तो ये ऊपर आएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी। तो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा। तो यहाँ पर 10⁻³ -6 को काटेंगे तो यहाँ पर 10⁻³ बचेगा प्लस का, और 5 दूनी 10, 10 गुणा 10⁻³ बचेगा। तो 10 किलो ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस अपने पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शायद तक आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है।
देखते हैं 399 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर चित्र में अपने नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ के लिए क्वालिटी फैक्टर गुणवत्ता कारक की वैल्यू ज्ञात करनी है। सरणी समांतर अपने को ना बताए रखे तो क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ लिखेंगे। ये कोस फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एंड कोस फाई को आर अपॉन में जेड के द्वारा लिखते हैं और जेड अपॉन में आर हो जाएगा। सोल्यूशन करने पर ओमेगा एल डिवाइड बाई आर लिखेंगे या लिखेंगे 1 अपॉन में ओमेगा आर सी के द्वारा। ओके, अब अपने को वीडियो पॉज करके ये आप नोट करना। एंड इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बता रखा है ये सर्किट जो है पैरेलल से दिख रहा होगा आपको, आर एल सी सब पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगा हुआ है सीरीज के अंदर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में। सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट के अंदर सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन में आर अंडर रूट एल डिवाइड बाई सी एंड पैरेलल सर्किट के लिए रहता है आर अंडर रूट सी डिवाइड बाई एल। इसके द्वारा आपने क्वालिटी फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। सर्किट को दर्शा रखा है कि ये श्रेणी समांतर सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। इस सर्किट के बारे में अपने समझ रहे हैं कि ये सर्किट जो है पैरेलल सर्किट है, लेकिन एक चीज समझो आप, ये वो अपने पास वोल्टेज सोर्स आ गया, इसके श्रेणी में ये रेजिस्टेंस है। रियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स इस प्रकार ही बताते हैं, वोल्टेज आ गया, सोर्स आ गया, उसके साथ श्रेणी में जो लगा हुआ है वो मानते हैं अपने इंटरनल रेजिस्टेंस। हर आइडियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में जो रेजिस्टेंस लगा रहता है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और इस प्रकार ये करंट सोर्स को शो करते हैं तो उसके पैरेलल्स में चला जाता है रेजिस्टेंस, और ये सोर्स कन्वर्जन आता है। शायद तक सोर्स कन्वर्जन इतना हार्ड नहीं है, फिर भी आपको देखूंगा एक दो क्वेश्चन अपलोड करता हूँ वैसे में। यहाँ पर ये करंट सोर्स है, इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस 0 ओम होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ओम्स होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी में यूज करने पर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए, इसलिए 0 हो वैल्यू। ये पैरेलल्स में है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी आइडियल कंडीशन में, तो इंटरनली डिस्चार्ज हो जाएगा और अपने पास कोई भी जो सोर्स है उसके अंदर पावर नहीं बचेगी। ओके, तो इसी प्रकार सोर्स कन्वर्जन के अंदर यूज करेंगे। ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और ये अपने पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलो ओम का। ओके, तो इसको हटाता हूँ जस्ट मैं, इतना समझ में आ गया होगा, और सोर्स कन्वर्जन के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा मैं जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये 3 किलो ओम रेजिस्टेंस का यहाँ पर चला गया और ये करंट सोर्स में कन्वर्जन हो गया। ओके, अब R1 ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 6 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है ये है पैरेलल में। अब ये 3 किलो ओम वाला शिफ्ट कर दिया आपने यहाँ पर, तो ये है 6 किलो ओम का साथ में। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए अपने रेजिस्टेंस रहता है RT ज्ञात करने के लिए पैरेलल्स में R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में R1 प्लस R2 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या आपने लिख सकते हैं 1 अपॉन में RT रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, या फिर डायरेक्टली RT टोटल रेजिस्टेंस में फॉर्मूला लिखें तो 1 अपॉन में 1 R1 प्लस 1 अपॉन में 1 R2 के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर 3 किलो मल्टीप्लाई 6 किलो अपॉन में 3 प्लस 6 9 हो जाएंगे, 6 3 18 अपॉन में 9, तो 2 बचेगा। 2 किलो ओम का अपने पास क्या मिला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको भी 2 किलो ओम रेजिस्टेंस अपने पास टोटल बचा है पैरेलल्स में आरटी के अंदर। 2 किलो ओम, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे रेजिस्टेंस अंडर रूट सी डिवाइड बाई एल। रेजिस्टेंस अपने पास 2000 हो गया, 2000 ओम का अंडर रूट
कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, तो कैपेसिटेंस है 9 माइक्रोफेरड। ये 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, माइक्रो में है। अगर इसको डायरेक्ट संख्या में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁻6 अपोजिट में अपॉन में चली जाएगी, ये नेगेटिव से हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। तो ये अपने को डिवाइड करने से वैल्यू मिलेगी 0.00000 और 9, 0.0000009। ओके, अपॉन में 10 मिली हेनरी है, 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। इसे मिली को डायरेक्ट संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, या माइनस वाली संख्या चले जाएगी अपॉन में। संख्या बटा में जा रही है तो या इक्वल में जा रही, बटा में भेज रहे हैं अपने नीचे भागफल में, भाग में, तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 10⁻³ और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.3 नहीं है, अभी 10 है। 1 सेकेंड, सॉरी, देखते हैं इसके अंदर। अपने पास है 10 मिली हेनरी, मिली की वैल्यू रहती है 10⁻³ इसे सोल्यूशन करने के लिए -3 है, अपॉन में लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको डिवाइड करने से अपने को मिलेगा 0.010। इसको आप सोल्यूशन करो, मैं भी करता हूँ। अंडर रूट 5, तो ये अपने पास बचा है, क्वालिटी फैक्टर की आएगी मात्रा 60। क्वालिटी फैक्टर अपने को क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद आपको डाउट ना हो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बात करते हैं 400। परिवर्तित स्टेशनों के प्रत्येक ध्रुव के साथ श्रेणी में डीसी रिएक्टर को जोड़ने का कारण क्या है? क्या प्रतिपक्ष में दिक् कम्यूटेशन विफलताओं को रोकने के लिए, प्रतिपक्ष में प्रतिघाती शक्ति आपूर्ति करने के लिए, शक्ति स्थानांतरण की क्षमता बढ़ाने के लिए, शक्ति प्रणाली की स्थिरता में सुधार करने के लिए? तो ये होता है अपने पास प्रतिपक्ष में दिक् कम्यूटेशन फेलियर्स को रोकने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड ये अपने पास वापस आज की सीरीज फुल कंप्लीट होगी। चलते हैं 501 नंबर क्वेश्चन से। हाँ, 1 सेकेंड, पीडीएफ लगाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट कर रहे हैं। 400 तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, आज करेंगे 400। अब नया जो क्वेश्चन चालू करें 401 नंबर क्वेश्चन से हैं। ओके, 401 नंबर क्वेश्चन है कि लगभग सभी डीसी मशीनों में इंटरपोल का उपयोग बहुत सामान्य है। कितने एचपी तक की मोटरों के लिए बहुत सामान्य है? तो इस क्वेश्चन का आप बताओ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके टर्मिनल्स पर जो अपने अंकित करते हैं उसके हिसाब से कैसे पहचाना जा सकता है। मैं कुछ वाइंडिंग अंकित करता हूँ, फिर आप जस्ट बताना मेरे को। ये D1 D2 है, ये E1 E2 है, ये A1 ये A2 है, ये F1 ये F2 है, ये D1 तो लिख दिया है, B1 B2 है, ये अपने पास C1 C2 है।
तो आप कैसे पहचानो कि कौन सी वाइंडिंग, ये 6 वाइंडिंग्स मैंने ड्रॉ की है। आप बताओ कि इसके अंदर अंतर्ध्रुव, इंटरपोल, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग कौन सी है। इंटरपोल वाइंडिंग को कम्यूटेटिंग या इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं, या अंतराध्रुव वाइंडिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा है, तो ये BIS 47/18/1975 अधिनियम के अनुसार ये वाइंडिंग की जो कोडिंग है ये बताई गई है। तो D1 D2 रहेगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए, E1 E2 जो रहेगा वो शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए, A1 A2 आर्मेचर के लिए, F1 F2 जो है सेपरेटली एक्साइटेड शंट वाइंडिंग रहेगी, और B1 B2 जो रहेगा ये इंटरपोल वाइंडिंग के लिए, या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी इंटरपोल वाइंडिंग को कहते हैं। C1 C2 कंपनसेटिंग वाइंडिंग रहती है। ओके, आप नोट कर देना, मैं जस्ट हटा रहा हूँ इसको अभी। तो इसमें क्या, B1 B2 जो रहती है इंटरपोल वाइंडिंग होती है, और ये 1 HP से अधिक की जितनी भी मोटरें होगी उन सब में यूज किया जाता है। कम्यूटेशन में सुधार करता है। इंटरपोल जो वाइंडिंग अपने पास होती है कम्यूटेशन में सुधार करता है। 401 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए अपने पास। 402 बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अंतःसंयोजित शक्ति प्रणाली में उच्च विविधता कारक होता है। बिल्कुल सही बात है, हाई डाइवर्सिटी फैक्टर रहता है। अंतःयोजित विद्युत प्रणाली को विद्युत ग्रिड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अपने पास ये दोनों स्टेटमेंट राइट है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपीपीसीएल में कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, तो आप जरूर उनको गौर करें। द सबस्टेशन ऑफ ए बंडल्ड कंडक्टर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट और मोर। तो जो सब कंडक्टर्स रहते हैं, सब कंडक्टर जो बंडल सब कंडक्टर होते हैं, इनको कितने डिस्टेंस की स्पेस दिया जाता है, तो वो 30 सेंटीमीटर रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 400 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो आपके इस क्वेश्चन में मेरे को बताएं भी टोटल पावर कंजप्शन कितनी हुई। रियल पावर कंजप्शन ही तो मांग रहा है सर्किट में। तो आप बताओ परिपथ की परिपथ द्वारा खपत की गई कुल शक्ति का मान क्या होगा। तो अब इंडक्टर में जो एक्सल शो कर रखा है, क्या ये रियल में पावर कंजप्शन करेगा। अपने को इसके अंदर रेजिस्टेंस तो नहीं बता रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया होंगे सिर्फ। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं बताया, तो अपने इसको प्योर मानेंगे। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल्स रहता है, एक्सल इज इक्वल टू 2πfl रहता है। तो शक्ति खपत अपने रेजिस्टेंस में होगी। रियल पावर कंजप्शन या ट्रू पावर कंजप्शन, एक्चुअल पावर जो रहती है, एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, रियल पावर जो मानते हैं, वो रेजिस्टेंस में खपत होती है। तो पावर याद करने के लिए फॉर्मूला अपने लिख सकते हैं, वोल्टेज गुणा धारा, V²/R, I²R, या V² मल्टीप्लाई G, या I²/G। G अपने पास कंडक्टेंस है जिसका यूनिट महो होती है। तो यहाँ पर इन सब के अंदर अपने पास ये फॉर्मूला आप लिखो, मैं हटा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास फॉर्मूला एक ही शो कर रहा, बड़ी तरीके से लग रहा है, रेजिस्टेंस भी है, अपने पास वोल्टेज भी है, तो अपने फॉर्मूला यूज में लेंगे। ये वाला वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे 240, 240, 240/30, 0 से 0 तो यहाँ पर आएगा 8, और 0 का 0, 8 दूनी 8 चौको 32, 2 आएगा, 3 बचा, और 8 दूनी 16, 16 3 19।
तो रियल पावर कंजप्शन अपने पास 1920 वाट की रहेगी। कोई सर्किट में ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस सर्किट में टोटल धारा पूछे ना आपने तो थोड़ा हार्ड है। वो देखो, वो धारा की वैल्यू अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतना आप लिख लेना। अब इसके अंदर देखते हैं धारा की वैल्यू क्या रहेगी। एक तो धारा जा रही है, पैरेलल सर्किट है, आई आर करंट है, और एक करंट है आई एल। इन दोनों को मिलाकर लोड करंट है। पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट के अंदर तो क्या होता है कि आई एल इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आई एल इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर भी हो तो आई सी रहेगी। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। सीरीज जो आर एल सी सीरीज रेजोनेंस लिखते हैं तो उसको वोल्टेज एम्पलीफाई सर्किट मानते हैं, और सीरीज जो रहता है उसे पैरेलल होता है उसे करंट एम्पलीफाई सर्किट कहते हैं। यानी कि जो कुल धारा होती है वो काफी निम्न होने पर भी कंपोनेंट्स के अंदर उच्च करंट फ्लो होने के कारण करंट एम्पलीफाई सर्किट कहते हैं। सीरीज सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट और पैरेलल को रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। ये भी आप याद रखना। सोल्यूशन देखते हैं। 240 के अंदर 30 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, और 8 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो यहाँ पर आई टी ज्ञात करने के लिए अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 8 एम्पियर है, 8 8 64 हो जाएगा, प्लस इंडक्टर के अंदर भी 64 अंडर रूट है, तो 4 4 8 6 6 12 128 अंडर रूट 128 जो है अपने पास लोड करंट है। ये चीज़ आप याद रखना। पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस अपॉन में इंपीडेंस याद करना। इंपीडेंस के लिए लिखेंगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएससी का स्क्वायर्स लिखेंगे। जबकि ये है पैरेलल सर्किट तो इसके अंदर इंपीडेंस अलग तरीके से ज्ञात करेंगे। इंपीडेंस जो रहता है एल अपॉन में सी आर के इक्वल रहता है टोटल सर्किट का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 405। चित्र में दिखाए गए 3 ओम 2 ओम प्रतिरोधक में विकसित वोल्टेज 6 वोल्ट 2 वोल्ट है, जिसमें प्रत्येक में ध्रुवता चिन्हित है। 5 वोल्ट स्रोत द्वारा दी गई शक्ति खपत ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले ये चीज देखो, ये 6 वोल्ट का 6 वोल्टेज है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 6/3 तो अपने पास 2 एम्पीयर की धारा आएगी। 2 एम्पीयर की धारा की डायरेक्शन ये है। एंड नीचे यहाँ पर देखें तो ये 2 ओम और 2 वोल्ट का है, तो 1 एम्पीयर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये आ गया 5 वोल्ट का सोर्स, तो 1 एम्पीयर इधर जा रहा है। ये 1 नंबर नेटवर्क है, ये 2 नंबर नेटवर्क है। 1 एम्पीयर इधर, 2 एम्पीयर इधर, तो कुल मिला के 1 एम्पीयर करंट आ रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो पावर क्या होती है, वोल्टेज गुणा धारा ही तो रहती है। 5 गुणा 1 तो 5 वाट अपने पास शक्ति खपत होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार दोबारा बताऊं तो देखो, यहाँ पर 6 वोल्टेज है, 3 ओम है, तो 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, प्लस इधर है तो करंट इधर फ्लो करेगा। यहाँ पर 2 वोल्ट और 2 ओम का है, प्लस इधर है तो करंट की मान ये फ्लो करेगा। 2 में से 1 एम्पीयर कटेगा तो 1 एम्पीयर बच गया, 1 एम्पीयर यहाँ से आएगा, ऐसे फ्लो करेगा। ओके, तो पावर क्या रहती है, वोल्टेज गुणा धारा ही तो रहती है। वोल्टेज मल्टीप्लाई धारा, तो वोल्टेज 5 है, धारा 1 एम्पीयर है, तो ये हो जाएगा 5 वाट। ऑप्शन नंबर ए। एक वाटमीटर के किन संयोजकों को स्केल पर पढ़ने के लिए उल्ट दिया जाना चाहिए। जब वाटमीटर रीडिंग ऋणात्मक रीडिंग दिखाता है, सूचक शून्य से नीचे दिखाता है, तो उसके अंदर प्रेशर कॉइल का कनेक्शन बदलो, बस कुछ ही नहीं करना है अपने को, ओनली कनेक्शन चेंज करेंगे प्रेशर कॉइल का। जर्मेनियम के मामले में पंच संयोजी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए आयनीकरण ऊर्जा है, तो क्या है, जर्मेनियम के लिए आयनीकरण ऊर्जा 0.0105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। इसके अंदर जर्मेनियम सिलिकॉन जो रहता है, ये जब इनके अंदर अशुद्धि नहीं मिलाई जाती तो ये शुद्ध मटेरियल होते हैं। इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद में इसको ज़्यादातर डायोड थायरिस्टर वगैरह बनाने में यूज में लिया जाता है। अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं, ट्रिवलेंट मिलाते हैं। त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी के अंदर क्या होता है कि जो
एक ये संरचना देखो आप, ये कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। ये जो कंडक्शन बैंड है इसे हाई लेवल क्लास कहा जाता है या इन द ऑर्बिट कहते हैं, और जो वैलेंस बैंड है इसको लो लेवल क्लास कहते हैं या आउटर ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये होगा कंडक्टर, इसके अंदर 4 के आसपास रहेंगी तो ये होगा सेमीकंडक्टर, इसके अंदर 8 के आसपास होंगे तो ये होगा इंसुलेटर। इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको लोअर से हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए लो लेवल क्लास से हाई लेवल क्लास में भेजने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि सेमीकंडक्टर से बात करें या सेमीकंडक्टर से और ज़्यादा बात करें तो इंसुलेटर, तो इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों को भेजने के लिए। और बीच में ये रहता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, अपने पास याद रखना, ऊर्जा अंतराल की वैल्यू बताऊंगा आपको मैं। तो त्रिज्यीय के अंदर जो आउटर ऑर्बिट होता है या लो लेवल क्लास कहें, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ट्रिवलेंट के अंदर, टेट्रावलेंट के अंदर 4 रहते हैं और पेंटावलेंट के अंदर आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी है, गैलियम आर्सेनाइड भी है, गैलियम फास्फाइड भी है, ओके, और कैडमियम सल्फाइड भी है। तो इनके अंदर क्या होता है कि 4 के सहसंयोजी बैंड बने होते हैं इसके अंदर, 4 के त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो एक सहसंयोजी बैंड बनने में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाता है, एक क्वार्टर के रूप में रह जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों का ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसे एक्सेप्टर कहते हैं सर्किट। अगर 5 मिलाते हैं पंच संयोजी तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, जिसके कारण ये दाता कहलाता है, डोनर मटेरियल कहते हैं इसको। ओके, यहाँ तक आ गया समझ आपको? अब चलते हैं आगे। कंडक्शन बैंड आपको बता दिया, इनर ऑर्बिट कहेंगे या हाई लेवल क्लास कहेंगे, हाई लेवल क्लास कहेंगे। आउटर ऑर्बिट बैलेंस बैंड को कहेंगे, आउटर ऑर्बिट होगा या लो लेवल क्लास कहते हैं। जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम की बात करें तो इसके अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर। सिलिकॉन में बात करें, सिलिकॉन में बात करें तो 0 डिग्री केल्विन पर और 300 डिग्री केल्विन पर। गैलियम आर्सेनाइड 0 डिग्री केल्विन के ऊपर और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर। जर्मेनियम के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर देखें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ये आप वैल्यू याद रखना, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। 300 डिग्री केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। सर सिलिकॉन के लिए 0 डिग्री केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। 300 डिग्री केल्विन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैलियम आर्सेनाइड 0 डिग्री केल्विन के ऊपर रहता है, ये 0 डिग्री तो लिख ही दिया हमने, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर रहता है 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 डिग्री केल्विन पर 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास रहता है। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार से आपको डाउट नहीं होगा। अब इनमें बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है गतिशीलता इलेक्ट्रॉन और होल में। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल मोबिलिटी से ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा ज़्यादा रहे तब तक के। मोबिलिटी को देखते हैं नेक्स्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट आज सेकंड के अंदर या सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड मिलते हैं। सेमी, डेसी, तब तक मिली, मेगा, ये तो अलग अलग वैल्यूज है।
जिसको संख्या को सरल दर्शाने के लिए अपने यूज में लेते हैं। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संख्या जो है मीटर रहती है, अपने एक मीटर पर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड रहता है। तो पहले में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रहेगी वो होगी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, उससे के बाद में कम जो होगी वो होगी होल मोबिलिटी। तो जर्मेनियम के अंदर 3800 1800 ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल मोबिलिटी है। दोनों को एक साथ लिखूंगा, याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड के अंदर। ओके, यहाँ इन दोनों के अंदर सिलिकॉन में बात करूं तो सिलिकॉन के अंदर रहती है 1300 500 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड के अंदर रहेगी। गैलियम आर्सेनाइड के अंदर रहेगा 5500 1400 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड के अंदर होल इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटी है। ये आप याद रखना, विशेष मुख्य डाटा है। क्वेश्चन की बात करते हैं 408 के अंदर। सूची 1 में हाइड्रो संयंत्र है, सूची 2 को उससे सम्मिलित करना है। तो कापलान टरबाइन क्या रहता है, फ्रांसिस होता है, पेल्टन होता है, उत्कृष्ट टंकी रहती है। तो इसको इसके साथ मिलान कीजिए। पेल्टन टरबाइन के अंदर एक एक करके लिखूंगा, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर अपने पास। पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन को इम्पल्शन टरबाइन भी कहते हैं। आवेग टरबाइन की कैटेगरी में आती है ये। गति इसकी रहेगी 10 से 60 आरपीएम की, जो टरबाइन घूमती है। एंड हेड जो होता है वो 300 मीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे जैसे अब 10 से 60 लेकर आरपीएम है, 300 मीटर से ज़्यादा हेड है। जैसे मैं हेड बोल रहा हूँ तो हेड के अंदर आप लिखना अभी 300 मीटर से ज़्यादा हेड की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं अपने फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसीसी टरबाइन। फ्रांसीसी टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन के अंदर आता है। गति इसकी 60 से 300 आरपीएम रहती है। हेड भी इसके अंदर 60 से 300 आरपीएम 300 मीटर्स का हेड चाहिए होता है। ओके, केपलान एंड प्रोपेलर की बारे में लिखें तो इन दोनों के अंदर प्रतिक्रिया दोनों ही टरबाइन है। फ्रांसिस जो है मीडियम मध्यम हेड के लिए यूज में लिया जाता है, ये दोनों निम्न हेड के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, गति इसकी 300 से 1000 आरपीएम तक चाहिए होती है टरबाइन की। एंड हेड जो है 10 से 60 मीटर्स के मध्य रहता है। इतनी चीज आप लिखना, नोट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कापलान टरबाइन क्या होता है, निम्न हेड वाला टरबाइन, निम्न हेड रहता है। पानी की अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है, दबाव चाहे कम हो उसके अंदर। ओके, चर भार के साथ गति 30 मीटर से कम शीर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का। बी, चर भार यानी कि वेरिएबल लोड के साथ हेड जो है वो 30 मीटर से कम होता है। ओके, मानेंगे। बात करते हैं फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी का 60 से 300 मीटर तक हेड रहता है। दबाव भिन्नता का नियंत्रण नहीं करता, लगभग 60 आरपीएम भी नहीं होती। तो फ्रांसीसी के अंदर 100 मीटर तक हेड करेंगे अपने, 100 मीटर हेड से ऊपर माना जाता है। पेल्टन जो टरबाइन होता है, इंपल्सन टरबाइन भी कहते हैं, इसकी गति होती है 60 आरपीएम, लगभग 60 आरपीएम, 10 से 60 आरपीएम मैक्सिमम वैल्यू दर्शा रहा है ये। एंड उत्कर्ष टैंकी होती है, वो होती है दबाव भिन्नता को नियंत्रण करने के लिए। जिस प्रकार पेनस्टॉक उन स्थानों पर ज़्यादा लिए, ऐसे नहीं भी हर पावर प्लांट है उसके अंदर वो सर्ज टैंक है, नहीं। सर्ज टैंक यूज में लिया जाता है मध्यम या उच्च हेड वाले हाइड्रो पावर प्लांट में, और उन्हीं के अंदर जब यूज में लिया जाता है जब पेनस्टॉक की लंबाई काफ़ी ज़्यादा लंबी हो और पानी की पेनस्टॉक काफ़ी लंबा हो गया, हेड भी निम्न मध्यम और उच्च श्रेणी का है। मध्यम और उच्च श्रेणी का अपने पास है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट है। पेनस्टॉक की लंबाई काफ़ी लंबी है, लोड पर चल रहा है, अचानक लोड में गिरावट होने के साथ उसकी पानी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो अपने पास जो पेनस्टॉक रहता है ये फट सकता है। इसके लिए सर्ज टैंक लगाते हैं, जिसके कारण वाटर हैम्परिंग प्रभाव से अपने को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर पहले का रहेगा।
3, दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ओके, तो आज के दिन में अपने 408 के 408 तक कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।